बस एक विश्वास था कि कुछ अच्छा होगा। उसी विश्वास में बहुत साल मैंने बिता दिए उस कंपनी के साथ में कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। और जब ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ा जाता है तो वहां से पैसा रिकवर नहीं होता। जब नेटवर्क मार्केटिंग में एक दो कंपनी बंद होती हैं तो ऊपर लाइबिलिटीज काफी आ जाती हैं। और फिर ये कंपनी जो चलते चलते जो थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते बिना सिस्टम बनाए आगे बढ़ रही थी। सिस्टम जो भी बनाया हम सब लीडर्स ने मिलकर बनाया था। तो मुझे एक बात समझ आ गई थी कि भैया जिंदगी में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलनी। कुछ और सोचते चले जाओ, कुछ और देखते चले जाओ, लेकिन मेरे को ये भी होप थी कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ नया जरूर अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हटना नहीं चाह रहा था। एक कार्ड बना, एक कार्ड के दो कार्ड बने, दो कार्ड के 10 कार्ड बने, 10 कार्ड के 16 कार्ड बने, जिन कार्ड का नाम होता है क्रेडिट कार्ड। धीरे 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 करके सब एग्जॉस्ट हो गए। सबका मिनिमम देता था लेकिन बैलेंस माइनस जाने के बजाय प्लस हो जाता था, क्योंकि मिनिमम देने के बावजूद भी इतना इंटरेस्ट होता था कि वो प्लस हो रहा था। तो एक टाइम ऐसा था कि बहुत ज्यादा मेरे ऊपर लाइबिलिटीज आ गई। लेकिन एक फायदा हुआ मेरे को हिंदुस्तान यूनिलीवर करने का। वहां पर मेरे को एक दोस्त मिले जो मेरी टीम में तो नहीं थे, ना मेरे अपलाइन थे ना मेरे डाउनलाइन थे, लेकिन क्रॉस लाइन थे। हमने दिल्ली के अंदर मिलकर सिस्टम बना रखा था। वो स्मालखा से आते थे, मैं फरीदाबाद से जाता था। कभी वो प्रेजेंटेशन दिखा देते थे, कभी मैं प्रेजेंटेशन दिखा देता था। और उन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया। 6 महीने तक मुझे बोलते रहे और एक दिन मेरे साथ चाय पीने के लिए आ गए। उस दिन लंच भी हमने एक रेस्टोरेंट में किया, डिनर भी एक रेस्टोरेंट में किया, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल था। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कोई भी काम या तो करता नहीं हूं, करता हूं तो फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, टॉप तक पहुंचो। मैंने उस दिन मोदी केयर को समझा, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन देखी, इसके प्लान को देखा। और रात को अपनी वाइफ सारिका के साथ, जो उस समय नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग मार्केट से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज हो गई थी, उसके साथ में बताया। तो उन्होंने कहा देखो जी आप डिसीजन ले लो, मैंने तो कुछ नहीं करना। तब तक सारिका ने बुटीक शुरू कर दिया था, क्योंकि घर तो चलाना था। बुटीक से जितना पैसा आता था उससे घर चलता था। मेरी जो लाइबिलिटीज थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती चल जा रही थी। कमेटियां बढ़ रही थी, इंटरेस्ट बढ़ रहे थे, क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा था। बस मैंने ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया, क्योंकि मैं शुरू से ना बालाजी महाराज को बहुत मानता हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। मुझे लगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर भगवान ने अगर ये मुझे रास्ता दिखाया है तो शायद इसमें कुछ अच्छा होगा। और अच्छी बात है कि मैंने सुरेखा जी से मिल लिया। तरुण जी ने ये स्मार्ट काम किया कि साथ ही के साथ मुझे सुरेखा जी से मिलवा दिया। हम रसमलाई खा रहे थे हल्दीराम के अंदर और मैं उनकी तरफ से ध्यान से देख रहा था। 23 लाख रुपए कमा रहे थे उस समय, और मैं देख रहा था कि बिल्कुल मेरे जैसे हैं। उनका भी एक नाक, उनकी भी दो आंखें, वो भी इंसान, मैं भी इंसान। बालों में मैंने कंपैरिजन नहीं किया, नहीं तो मैं डिमोरलाइज हो जाता। तो मुझे लगा कि यस, अगर सुरेखा मैम 23 लाख कमा सकती है तो नेटवर्किंग के अंदर जो दम हम सोचते थे है, वो मोदी केयर में तो है। फिर मैंने जब समीर मोदी जी के बारे में सुना और समीर मोदी जी की सोच के बारे में देखा कि वो आजादी लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है आजादी। तो ये समझ आ गया था कि सही कंपनी में हमारे को सही मालिक मिले हैं जो वास्तव में हमारे भले के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए। और पहले दिन ही मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगा दिया था। मेरी शुरू से आदत है कि मैं हर चीज भगवान के भरोसे छोड़ देता हूँ। मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगा दिया, बालाजी महाराज आपके आशीर्वाद से मैं टॉप पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। लिख दिया 5 साल। मैंने 5 साल बाद की डेट लिखकर साइन कर दिया। दूसरा लिख दिया कि 5 साल में मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। क्यों मैंने 5 लाख रुपए लिखा? क्योंकि जिस समय मैंने मोदी केयर की शुरुआत की उस समय भी मेरे को हर महीने लगभग 3 लाख रुपए महीना चाहिए था। इनकम कितनी थी मेरी? 0 उस समय। पहला चेक 4,875 रुपए का आया था, लेकिन एक जिद थी कि जल्दी से जल्दी मेरे को लाख रुपए चाहिए, ताकि कम से कम घर के अंदर कुछ पैसा देना शुरू करो और कम से कम इंटरेस्ट तो मेरा निकलना शुरू हो जाए। तो वो जो 4,875 है वो अगले महीने 25,000 हो गया, उससे अगले महीने 31,000, फिर 33,000, फिर 42,000, 53,000, 62,000, 81,000। 9वें महीने का चेक मैंने 1 लाख रुपए का कर दिया।
जिद थी, जुनून थी, पैशन था, यही था कि कुछ बड़ा करना है, और सही प्लेटफॉर्म मेरे को मिल चुका था। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी सक्सेस की बात कहूं, तो सक्सेस में सबसे पहले मेरे पास जो नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस का फॉर्मूला था, वो था एटीट्यूड। हमेशा मैं पॉजिटिव रहता था, ऑलवेज पॉजिटिव। बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को हर महीने की इनकम लाखों रुपए की चाहिए थी। मेरी इनकम धीरे धीरे करके ट्रेडिशनल मार्केट में मैं दोबारा घुस गया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर डाउन जा रहा था, इनकम धीरे धीरे माइनस में आ चुकी थी, कि जितना आता था उससे ज्यादा तो मेरे खर्चे हो जाते थे। उसके बावजूद मैं पॉजिटिव रहता था, ऊपर वाले पर विश्वास रखता था। उस समय भी मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। मैंने किताबों को अपना सहारा बनाया है, बुक्स पढ़ने लगा, बुक्स पढ़ता था, थोड़ा पॉजिटिव हो जाता था। मैं मंदिर जाता था, थोड़ा पॉजिटिव हो जाता था, ऊपर वाले से बातें करता था, और लगता था कि कुछ मेरे लिए बना है जो आएगा। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता था, जबकि मैं कर्जों में था। कोई भी व्यक्ति मेरे से पूछता था कैसे हो, कई साल बीते थे ऐसे मेरे, कोई भी पूछता था कैसे हो, मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता था परेशान हूं, कभी नहीं निकलता था दुखी हूं। मुझे मालूम था कि मैं किसी को परेशान बोलूंगा, दुखी बोलूंगा, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करने वाला। और हेल्प लें भी क्यों, जब ऊपर वाला साथ है। कोई ना कोई ऐसा दोस्त मुझे मिलता जा रहा था, कोई ना कोई ऐसा जानकार मिलता जा रहा था, जहां से मेरे को पैसे मिलने शुरू हो गए थे। चाहे वो कमेटी के रूप में थे, चाहे हर महीने के इंटरेस्ट के रूप में थे, लेकिन मिलने शुरू हो गए थे। क्योंकि हर व्यक्ति मेरे नेचर को जानता था कि मैं बड़ा ईमानदार और ऊपर वाले का भक्त रहा हूं। तो मैं हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता था कि ये इंसान की रूप में मैं जन्म जन्म लिया है, तो कुछ बड़ा करने के लिए लिया है, कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में बड़ा होने वाला है। भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करता था। कोई मुझसे पूछता था कैसे हो, तब भी मैं परेशानी में भी उनको परेशानी नहीं बताता था, मैं बोलता था एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया चल रहा है। भगवान का हमेशा मैं थैंक यू करता था। और इसलिए मोदी केयर के अंदर आने के बाद मेरी वो होप, मेरा वो जो पैशन था, वो मुझे समझ आ गया था कि इसी कंपनी के लिए बना हुआ है। जितना एक्सपीरियंस लिया था, मुझे समझ आ गया था वो एक्सपीरियंस इसीलिए भगवान ने दिलवाया है, ताकि मैं यहाँ पर कामयाब हो सकूं। तो मैं जुनून से, जोश से लग गया। जो व्यक्ति मुझे मिलता था, उसको मैं पॉजिटिव करने की कोशिश करता था। फॉर्मूला मेरा बड़ा सिंपल था कि मैं रोज एक्शन लेने में विश्वास करता था, हमेशा एक्शन लेने में विश्वास करता था। घर से निकलता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि इतने लोग मुझे ना कर रहे हैं। मेरे बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया, मोदी केयर के बारे में भी बोला कि भैया इतनी पुरानी कंपनी है। उस समय लगभग इसे, अगर मैं 7 साल पुरानी बात कहूँ, 17 साल हो चुके थे। बहुत सारे नेटवर्कर मुझे कहते थे यार तुम पागल हो, 17 साल पुरानी कंपनी, इतना पुराना फरीदाबाद में ऑफिस है, तुम क्या कर लोगे। मुझे मालूम था मोदी केयर अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्राइसिंग सही है, कंपनी के मालिक की सोच अच्छी है, तो कुछ बड़ा जरूर होगा मोदी केयर में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, शायद 60 से 70 करोड़ रुपए का बिजनेस होता था पूरे साल में। उस समय की मोदी केयर को देखकर ये कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। तो मैंने उस समय पॉजिटिव वे में काम शुरू किया। और दूसरी चीज जो मेरे पास हमेशा मेरे पापा की सोच की वजह से थी, वो थी बी मतलब बड़ी सोच, बिग ड्रीम्स। मैं सपनों से समझौता कभी नहीं करता था। मुझे मालूम था कि भैया हमारा जो एमआरपी है, वो हमारी एज से नहीं होता, हमारी क्वालिफिकेशन से नहीं होता, हमारी जेंडर से नहीं होता कि हम जेंट्स है या लेडीज है, इससे नहीं होता कि कौन व्यक्ति किस शहर में रह रहा है, या गांव में रह रहा है, या बड़े शहर में रह रहा है। वो इससे होता है कि हमारी बड़ी सोच कितनी है। आप जानते भी होंगे कि एक बार एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जब रिसर्च हुई थी, उसके अंदर सारे बच्चे जितने वहां पर पढ़ाई करते थे, एक ही कोर्स कर रहे थे, एक ही एमबीए कर रहे थे, उनके ऊपर रिसर्च कई सालों तक चली। जितने लोग बच्चों के सपने थे, उन्होंने बाकी सबसे डबल इनकम ली थी 20 साल के बाद। डबल इनकम, जितना बाकी कमा रहे थे उनसे डबल कमा रहे थे। और सिर्फ 3% लोग थे जो अपने सपनों के ऊपर समझौता नहीं करना चाहते थे, वो लिखते थे अपने सपनों को, उनको गोल में कन्वर्ट करते थे, उनकी 10 गुना इनकम थी। तो मुझे पता था कि भैया अपना सपना लो, बड़ा लो, और उसको लिख दो, पूरा करने वाला ऊपर वाला है।
तो मेरी सोच हमेशा बहुत बड़ी रही है। जब भी मैंने कुछ भी किया है, नौकरी किया है, तो मुझे नौकरी में इसलिए मजा नहीं आता था कि मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं अमीर बनूंगा नौकरी के अंदर। ये पता था मैं अमीर बनूंगा, नौकरी में नहीं लगता था। अपना ट्रेडिशनल बिजनेस किया, मुझे नहीं लगता था कि मैं अमीर बनूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था 8-10 लाख रुपए लगाकर वो भी सारा का सारा मार्केट में चला जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वो ऐसी नहीं है कि हमारे को कैश में बिजनेस होना था। तो मुझे ये समझ आ गया था कि भैया जब तक मैं बड़ा नहीं सोचूंगा, बड़ा मुझे मिलेगा नहीं। जैसे अगर मुझे जाना है फरीदाबाद से लेकर मुंबई तक, तो रास्ते में बहुत सारे शहर आएंगे, चाहे वो मथुरा है, आगरा है, चाहे वो भोपाल है, बहुत सारे शहर आएंगे, लेकिन मैं एक दिन मुंबई जरूर पहुंच जाऊंगा। चाहे मैं कार पे जाऊं, चाहे मैं बस में जाऊं, चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, चाहे मैं बाई एयर में जाऊं, मैं पहुंचूंगा जरूर। लेकिन पहुंचूंगा कहां तक? मुंबई तक ना। अगर मैं जाऊंगा मथुरा तक, यहाँ से जो 90 किलोमीटर है, तो जाऊंगा तो सिर्फ मथुरा तक ही ना। तो जब मेरी छोटी सोच होगी तो मैं वहीं तक पहुंचूंगा, लेकिन मेरी बड़ी सोच होगी तो वहां तक पहुंचूंगा। और अगर मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लगेगा और कौन सा मीडियम होगा, पहुंच जरूर जाऊंगा। तो ऐसे ही जब मेरी सोच 10,000 की होगी, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा कि 10,000 तक पहुंच जाओ। और अगर मेरी सोच 10 लाख रुपए की होगी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगा कि 10 लाख रुपए तक कैसे पहुंचे जा सकते हैं। तो मैंने अपने एमआरपी के बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरी कितनी हो सकती है, मैं उसे अनलिमिटेड मानता था। और सोचने में वैसे भी क्या फर्क पड़ना है, कोई टैक्स तो लगना नहीं है। रवीश जी, राजेश जी, अनूप जी, आप बताओ मुझे, क्या बिहार के अंदर कोई टैक्स है? अगर अगर मैं सोचूं, नहीं है सर। है? बताइए बताइए। पूरे हिंदुस्तान में कहीं टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं है। तो अगर मैं सोचूं कि भैया मेरे घर में साइकिल आएगी, तो भी कोई टैक्स नहीं है। अगर मैं सोचूं मेरे घर में BMW आएगी, तो भी कोई टैक्स नहीं है। मैं सोचूं मेरे घर में 10,000 आएगा या 10 लाख आएगा या 1 करोड़ आएगा, कोई टैक्स नहीं है। ना बिहार के अंदर है, ना हरियाणा के अंदर है, ना पूरे इंडिया के अंदर है। तो काहे को छोटा सोचें। राइट। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई थी कि भैया अगर मैं सोच रहा हूं तो मिलेगा कहां से। नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद मैंने क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियरिंग मैथ्स में मेरे 100 में से 100 नंबर आए थे। मैंने वहां का रिकॉर्ड बनाया था, पहला बच्चा था जिसके 100 में से 100 आए थे। वाओ, मुझे ये मालूम था कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इसमें, और है क्या। जब तक मैं जॉब करता था तो प्लस होता था, 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, मतलब 50 हो गया, 5 बार जमा किया। 10 मैंने क्यों बोला, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर जो इंक्रीमेंट मिलते हैं हर साल, वो 10% ही मिलते हैं। 1 लाख की सैलरी है तो 1,10,000 हो जाएगी, 1,10,000 है तो 11,000 बढ़ जाएगी, मतलब लगभग 10% का इंक्रीमेंट मिलता है हर साल। उससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है, उससे ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और फिर हम करते हैं एक चीज जिसका नाम होता है कंप्रोमाइज, और जिंदगी भर कंप्रोमाइज में खुश हो जाते हैं। बच्चों को छोटे स्कूल में पढ़ाते हैं तो कहते हैं हाँ यार बड़े स्कूलों का नाम रह गया है, बड़े स्कूलों में पढ़ाई कहाँ होती है। ये किसी को नहीं बताते वहां लगना था 3 लाख, यहाँ 30,000 में काम हो गया। जब फॉरेन नहीं जा पाते तो यही कहते हैं कि यार इंडिया में बहुत कुछ घूमने के लिए, और बच्चों को नानी के घर लेकर जाते हैं या बच्चों को कानपुर और लखनऊ घुमाते हैं। अरे भाई बड़ा सोचने में क्या टैक्स है, सोचना तो शुरू करो। एक ही जिंदगी मिली है, अगली जिंदगी कौन सी हमें मालूम है कि मनुष्य की मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। आप सोचो कि इतने जीव हैं जो आज की डेट में है, सपने कौन लेता है? एक मनुष्य ही तो लेता है। कभी शेर को सुना है? शेर भी कभी कहता है कि मेरे घर में भी मर्सिडीज आएगी? शेर भी कभी कहता है कि भैया मेरा भी एक बंगला बनेगा, उसके अंदर मैं एसी लगाऊंगा? है तो जंगल का राजा। तो दोस्तों भागना तो दोनों को ही होता है, चाहे वो शेर है चाहे हिरन है। हिरन भागता है कि वो अगर तेज नहीं भागेगा तो वो शेर का शिकार हो जाएगा। शेर भागता है कि अगर मैं तेज नहीं भागूंगा तो आज मैं भूखा सोऊंगा, और कुछ दिन तक भूखा सोऊंगा तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। दोनों को भागना तो पड़ता है, लेकिन भागने का मकसद अलग होता है। तो दोस्तों अगर भागना ही है तो अपनी जिंदगी के लिए भागो, पेट के लिए मत भागो। मैंने तो जिंदगी के लिए कर्जे में आया, जिंदगी क्योंकि जीनी थी। और मैं ये समझ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्लस की जगह गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है।
जहां वह 10 को 5 बार जमा कराते हैं तो 50 हो जाता है, यहाँ पर 10 गुना 10 100 हो जाता है, 100 गुना 10 1000 हो जाता है, 1000 गुना 10 10,000 हो जाता है, और 10,000 गुना 10 1 लाख हो जाता है। जहां 5 बार जमा करने से 50% इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर थोड़ा सा और ऑप्टिमिस्टिक सोचेंगे तो डबल इनकम हो जाएगी 5 साल में, और यहाँ पर तो 1 लाख का नेटवर्क बन गया। अगर उन्होंने 2-2 हजार पॉइंट भी कर दिए, 2-2 हजार रुपए का सामान भी ले लिया, 1000 पॉइंट भी कर दिए, तो सोचिए 5 साल बाद आपका बीवी कितना होगा और आपकी चेक कितने होंगे, इनकम कितनी होगी। बस यही मल्टीप्लिकेशन की एक अच्छी कंपनी चाहिए, वो मोदी केयर के रूप में हमारे को मिल गई। लेकिन मोदी केयर कंपनियों या कोई भी अच्छी कंपनियों करता कौन है? जो तीसरा काम करता है, अच्छी सोच, अच्छा एटीट्यूड, बड़ी सोच। तो ये ए और बी के बाद जो तीसरी चीज देखता है वो है सी, कमिटमेंट। जो कमिटमेंट करता है, मैंने भी कमिटमेंट की। कमिटमेंट क्यों की? क्योंकि मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अभी तो शुरू ही नहीं हुई है। 13.5 लाख करोड़ का बिजनेस हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, अभी तो इंडिया 13,000 करोड़ पर है। 13.5 लाख करोड़। हर एडवांस कंट्री, हर वो कंट्री जो रिच है, वहां पर लोग इसको एक बिजनेस समझना शुरू हो चुके हैं, वहां पर लोग अमीर बन चुके हैं, वहां पर लोग आज अपने एरोप्लेन चला रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, गाड़ियों की लाइन है उनके पास। और हम अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के बारे में सोचते हैं, ये बिजनेस है भी या नहीं है। अभी तो इंडिया के अंदर शुरू हुआ है दोस्तों। 13,000 करोड़ का बिजनेस है, और पॉपुलेशन देखो तो 135 करोड़। इंडिया में अभी मोदी केयर के अंदर कितने लोग हैं? लगभग 35 लाख। बस जब तक हम 1 करोड़ तक पहुंचेंगे तब तक पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्कोप बहुत है, बिजनेस बहुत है। यूएसए हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, हर जगह बिजनेस बढ़ता जा रहा है। मलेशिया हो, हर जगह बिजनेस बढ़ता जा रहा है। इंडिया तो बहुत पीछे है। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 0.8% का जो बिजनेस है वो भारत के अंदर है। कमिटमेंट मैंने इसीलिए की क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ, और आजकल तो स्टडी करना, ऑफलाइन की मीटिंग में जाओ या नहीं जाओ, गूगल बाबा हमारे घर के अंदर है, उसके अंदर झांको, देखो कि क्या क्या नेट डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर हो रहा है। और आप सब तो बहुत लकी हैं कि इतनी शानदार पूरे इंडिया में आग लगाने वाली, पूरे इंडिया में जीबीडी क्रिएटर्स टीम आपके साथ में है। मैं किसका नाम लूं, किसका नहीं लूं, जीबीडी की लाइन लगी हुई है वहां पर। रवीश जी आप महान हो, राजेश जी, अनूप जी, जिसका जो भी आप लीडर्स वहां पर बैठे हो ना, महान हो। आपने तो पूरे इंडिया के अंदर आग लगा रखी है। आपका दोस्त बनकर मेरे को बड़ी खुशी हो रही है सर। और आप जैसे भाइयों से सीख कर, आपकी तरक्की देखकर, स्टडी करके मुझे ये समझ आ गया कि भैया इस बिजनेस के अंदर कमिटमेंट कर लो। मैंने तो कमिटमेंट किया, एक दिन का नहीं किया, 1 साल का नहीं किया, मैंने तो 5 साल का किया था। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप नए हैं तो भी कम से कम 1 साल की कमिटमेंट तो कर ही दो। हम तो थोड़ा फिर भी डाटा देख लेते हैं, समझदार हैं। आप सोचिए कि वो किसान जो शायद पढ़ा लिखा है, शायद नहीं पढ़ा लिखा, वो भी कमिटमेंट करता है कि भैया बीज बोया है तो आज ही आज फसल नहीं मिलने वाली, अभी तो इसमें पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, जोतना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी, बरसात आएगी तब जाकर मेरे को फसल मिलने वाली है, उसमें भी कुछ महीने लगने वाले हैं। डिपेंड करता है कि मैंने बोया क्या है। एक बार मैं इजिप्ट गया था, जब मैं जॉब करता था, वहां पर एक कंपनी थी जो चाय बनाती थी, उस कंपनी के अंदर मेरे को बुलाया गया था। जब मैं उनके साथ में कायरो टावर गया था, कायरो वहां पर बहुत ऊंची बिल्डिंग है, जिसके टावर है, जिसके ऊपर चढ़कर पूरा का पूरा कायरो देखा जाता है। कायरो वही जगह है, इजिप्ट वही जगह है जहां पर पिरामिड होते हैं, मिस्र के पिरामिड। तो वहां पर ऊपर थे, तो मैं उसकी कायरो की हाइट देख रहा था। उस मालिक को बोला कितनी बड़ी हाइट है, और उसने मुझे जिंदगी भर का एक लेसन दिया। कहते तुम हाइट देख रहे हो, ये सोचो कि इसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तभी ये इतनी ऊंचा टावर है।
तब से मुझे समझ आ गया था कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इतनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है कि जो भी यहाँ पर आएगा वो तर जाएगा, बस उसे एक कमिटमेंट करनी है, वो कमिटमेंट आपके ऊपर है। मैं कहूंगा मिनिमम अगर आप नए हैं या आपकी टीम में कोई भी नया आता है, कम से कम 1 साल की कमिटमेंट होनी चाहिए। मैंने तो 5 साल की ली कि 5 साल में भी अगर मोदी केयर में कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद शायद मैं इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हूं, या ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी हुई है। और दोस्तों वो 5 साल भी हो गया, रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं घर से निकलता था, कई बार मुझे हाँ मिलती थी, कई बार ना मिलती थी, कई बार मजाक करते थे लोग, कई बार ऐसा होता था 2 प्लान 3 प्लान 4 प्लान दिखाए, चारों में रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि मोदी की पुरानी कंपनी है और लोगों को नए का स्वाद ज्यादा चखने का मन करता है। नया नया आ जाए कंपनी, प्री लॉन्चिंग में आ जाए और मैं उसमें जल्दी से जुड़ जाऊं, वो सारी की सारी बोगस कंपनी में ना जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं। और जहां पर थोड़ी मेहनत करनी होती है, जहां प्रोडक्ट बेस होता है, तो वहां पर उनको लगता है कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, पुरानी कंपनी है कौन मानेगा। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जहां पर भी जल्दी सक्सेस मिलती है ना, वहां पर उतनी जल्दी डाउनफॉल होता है। जहां पर जितनी जल्दी फैलता है ना, वो उतनी जल्दी खत्म भी होता है। और बुराई को ना फैलाने में कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। कोरोना को फैलाने में क्या जोर लग रहा है? अपने आप फैल रहा है। बुराई है ना, शराब की पार्टी लगा दो, अपने आप लोग आ जाएंगे शराब पीने के लिए आप। लेकिन अगर मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों को इकट्ठा करो तो इकट्ठे नहीं होंगे, जबकि पता है कि मॉर्निंग वॉक के लिए जरूरी होने के लिए स्वास्थ्य उन्हीं का ठीक होना है। हाँ, दारू पार्टी कर दो, दारू के लिए लोग आ जाएंगे। तो जो बुराई है ना, उसे फैलाना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो बुराई हमेशा के लिए नहीं होती। जो व्यक्ति सचेत हो जाता है, जो व्यक्ति अपनी फैमिली से प्यार कर लेता है, वो हमेशा अच्छी आदतों में आ जाता है। वो ये अच्छी आदत मेरे में थी कि मैं प्लान दिखाता था, लोग इसे रिजेक्ट करते थे, लेकिन मैंने एक नियम बना रखा था। मैं घर में आता था, चाय पीता था, फैमिली के साथ बैठता था, उनकी आंखों में झांकता था, मम्मी से बात करता था, वाइफ से बात करता था, बेटे से बात करता था, बिटिया से बात करता था। एक चीज समझ आ जाती थी कि अभी इनके सपने पूरे नहीं हुए, अभी तो कुछ और करना है। जबकि मेरे साथ में चैलेंजेस ये थे कि लाख रुपए तक मेरी इनकम आई थी, तो मेरे इंटरेस्ट बढ़ गया था, मेरे कमेटियां बढ़ गई थी, मेरे क्रेडिट कार्ड एक एक करके मैं खत्म करता चला जा रहा था। उस समय मेरे को 4 लाख रुपए महीना चाहिए होता था। जब मेरी 2 लाख इनकम हुई तो मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए होता था। मतलब जहां से मेरी इनकम बढ़ रही थी, वहां से मेरे कर्जों की स्पीड बढ़ रही थी, क्योंकि इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा था। फिर उनको चुकाने के लिए जो कमेटियां उठाता था, वो एक और लाइबिलिटी मेरी साथ में शुरू हो जाती थी। तो दोस्तों, लेकिन मुझे मालूम था जब मैं 5 लाख से ऊपर पहुंचूंगा तो धीरे धीरे करके ये सारी जो मेरी हर महीने की लाइबिलिटी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और कोई 15 महीने में, कोई 18 महीने में, कोई 20 महीने में, एक एक करके जब मेरे 16 कार्ड भी खत्म होंगे तो एक दिन मैं फ्री हो जाऊंगा। और वही था 5 साल का मेरा कमिटमेंट। और दोस्तों, 5 साल के बाद मैं जीबीडी तो नहीं बना, लेकिन 4 साल 8 महीने में बन गया। वाह। 5 साल में मेरे घर में 5 लाख रुपए तो नहीं आए, लेकिन 6,85,000 रुपए जरूर आ गए। वाह। और जो बताया जाता है कि टाइम फ्रीडम, वो टाइम फ्रीडम आज इतनी है कि लॉकडाउन 10 दिन रहा, उसके बाद हमारी क्लोजिंग हुई, और इस महीने मेरे को अभी तक का लाइफ का सबसे बड़ा चेक मिला है। 13,74,700 रुपए मेरे घर में आया। वाह। और साथ ही साथ मेरी बिटिया जो कॉलेज में जाती थी, उसका भी चेक इस समय जो आया है वो है 72,200 रुपए। मम्मी भी की है, तो घर में लगभग 14.5 लाख रुपए से ऊपर आया। और अगर फैमिली की मैं बात करूं तो लगभग 15 लाख रुपए आया एक महीने का, वो भी लॉकडाउन के अंदर। ये होती है टाइम फ्रीडम। 15 लाख रुपए का मतलब है लगभग 2.25 करोड़ रुपए। दोस्तों, 2.25 करोड़ रुपए कहने को तो कह दिया, लेकिन सोचिए 2.25 करोड़ रुपए का पैकेज किन लोगों का लगता है। उनसे एक बार मिलकर देखो कितनी क्वालिफिकेशन और सारा दिन सुबह से रात तक लगते हैं अपनी कंपनी में, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। हम लॉकडाउन में आराम से बैठे हैं, दिन में 1 घंटा कोई जूम की मीटिंग या आधे घंटे की जूम की मीटिंग में चले जाते हैं और सारा दिन फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, और फिर हमारा बीवी बढ़ता चला जा रहा है। अभी लॉकडाउन के अंदर ही अभी डबल पीवी धमाका, हमारी कंपनी भी ऐसी है ना, वो हमें चैन से बैठने भी नहीं देती। डबल पीवी धमाका हुआ, हमारी टीम में निशा गुप्ता है जयपुर से, नई जीबीडी बनी है। क्या बात, बधाई हो सर। फरीदाबाद में आरती जी हैं, फरीदाबाद में रेखा जी हैं, आगरा के अंदर चंद्रिका जी हैं, 3 आरबीडी बनी है। वाह।
चार क्राउन डायमंड डायरेक्टर बने हैं, 9 प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर नहीं बने हैं। ये तो हाल है हमारे लॉकडाउन का। लॉकडाउन के अंदर इतने बड़े टाइटल आ रहे हैं। इसे कहते हैं टाइम फ्रीडम, इसे कहते हैं टाइम फ्रीडम। तो दोस्तों ये सारी चीजें हुई क्यों? क्योंकि मैं ABC के बाद, कमिटमेंट लेने के बाद D तक पहुंचा। D होता है डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति बहुत शानदार स्पीच देता है, जिसको कॉपी करना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूं। आमिर खान की एक्टिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है। मतलब क्या एक्टिंग करते हैं, हर रोल के अंदर समा जाते हैं। लेकिन क्या उनकी एक्टिंग को डुप्लीकेट करना आसान है? क्या उतनी मेहनत हर बंदा कर पाता है? जबकि बहुत सारे एक्टर्स हैं, क्या हर एक्टर उनकी तरह मेहनत करता है? कोई कोई निकल कर आता है जो वास्तव में बहुत अच्छा एक्टर निकलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर मैंने ये देखा कि भैया ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। यहाँ कोई भी ऐसा काम मैं नहीं करता हूं कि भैया मैंने तो बहुत अच्छा कर दिया, मेरी टीम ना कर सके। जो भी मेरे से मिलता है वो ये समझ जाता है कि मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, सिर्फ बेसिक पर काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि यही चीज उनको ये विश्वास दिलाती है कि भैया वो भी कर सकते हैं। मैंने सारा जो बिजनेस किया वो डुप्लीकेशन के ऊपर किया। पहले से डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का जो मेरे को एक्सपीरियंस था, उसका रीजन यही था कि वहां पर मैंने इतने चैलेंजेस झेले थे, कंपनियों को बंद होते हुए देखा था, कंपनी को डाउन होते हुए देखा था। एक चीज ने मुझे टिकाए रखा था कई साल तक, वो था डुप्लीकेशन। तो जो चीज मैंने वहां से सीखी थी वो यहाँ पर कर दी। 1 2 का 4 मैंने पहले दिन से करना शुरू कर दिया। फरीदाबाद में मैं यहाँ पर आया, कोई मीटिंग नहीं होती थी। हर संडे मैं मीटिंग के लिए बैठ जाता था। मुझसे लोग टाइम लेते थे, मैं कहता मैं नहीं आऊंगा, ये टाइम है मीटिंग का, आना है आओ, नहीं आना मत आओ। शुरू में अकेला होता था, फिर 2 3 4 5 10 धीरे धीरे बहुत शानदार हमारा ऑफिस था। 15 लोग बैठ सकते थे, 15 ट्रेनिंग हॉल में, और मैंने 25 भर दिए। लोग खड़े रहने शुरू हो गए। फिर ऑफिस मजबूरी होकर कंपनी ने बड़ा किया, फिर उससे बड़ा किया। आज यहाँ पर 70-80 लोग आते हैं, वो भी कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर करीबन 125-150 लोग आते हैं मीटिंग के अंदर। और इसीलिए यहाँ पर नया ऑफिस तैयार हो गया जिसका नाम है मोदी केयर लाइफस्टाइल ऑफिस। यस, बधाई हो। लॉकडाउन में इनॉग्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद इनॉग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बिजनेस होता था करीबन 8 लाख रुपए का हर महीने का जब मैंने ज्वाइन किया था। आज की डेट में यहाँ बिजनेस होता है करीबन ये कोई 2.5-3 करोड़ रुपए का हर महीने का। तो दोस्तों मैंने टीम 25 के ऊपर काम करना शुरू किया कि हर व्यक्ति को कम से कम 6 फ्रंट जरूर खोलनी है। उनके साथ में हर फ्रंट में एक व्यक्ति नहीं, कम से कम 4 लोगों को लेकर आओ। 6 के नीचे 3-3, तो मतलब हर व्यक्ति के 3-3 व्यक्ति और वो खुद, टोटल हो गए 4। ऐसे अगर 6 लेग में है तो 24, एक हम 25। कि जितना आपने ट्रेनिंग में सीखा, जितना आपने सेमिनार में सीखा, जितना मीटिंग में सीखा, घर में बुलाओ टीम 25 को, उनके साथ में बांट दो। घर में चाय पिलाओ, समोसे खिलाओ, रोटी खिलाओ, आपकी मर्जी, आपका घर है, खर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। घर में बुलाओ और उनके साथ मीटिंग कर दो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितना भी जोर लगाया जाए, सारे लोग सेमिनार तक, ट्रेनिंग तक नहीं आते। ज्वाइन करने वाले तो बहुत होते हैं, और उससे ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूजर बनकर या बिना ट्रेनिंग लिए, बिना मीटिंग लिए छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे को तो पढ़ाना है उनको बेस्ट स्कूल में। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़े स्कूल में जाएगा तो कुछ पढ़ लिख जाएगा। अपने आप को स्कूल में नहीं डालना। डायरेक्ट सेलिंग को हमने बचपन से नहीं सीखा, ना कोई क्लास ली, ना हमने इसमें डिग्री ली, ना MBA किया, तो सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे हमारे को चाहिए क्या? भैया 10 लाख रुपए कमाना है, 5 लाख रुपए कमाना है। शुरू में चेक आते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000। वही बंदा सोचता है ये तो बिजनेस में लिए है नहीं, ये तो छोटा बिजनेस है। स्कूल तो जाओ। और जो स्कूल नहीं जाता था उनको हम टीम 25 पे बुला लेते थे। आज मेरी टीम के अंदर मुझे जहां तक लगता है कि 1000 से ज्यादा टीम 25 होती है। यही छोटे छोटे सिस्टम में बनाता चला गया, उन सिस्टम में लोगों को डालता गया, और सारा वो सिस्टम किया जो डुप्लीकेट हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में मुझे हीरो बनना नहीं आता, मुझे सारे सिंपल काम करने आते हैं, सारे बेसिक करने आते हैं। मैं लिस्ट बनाता हूं तो मेरी लिस्ट टीम भी लिस्ट बनाती है। मैं रिजेक्शन में घबराता नहीं हूं तो मेरी टीम भी रिजेक्शन में नहीं घबराती।
मैं हर 2 तारीख को अपना ऑर्डर डाल देता हूँ तो मेरी टीम भी डालना शुरू कर देती है। मैं अगर 700 बीवी करूंगा तो मेरी टीम भी 700 बीवी करेगी। मैं अगर 2700 बीवी करूंगा मतलब 100 बीवी करूंगा तो मेरी टीम भी 100 बीवी करेगी। तो मैं जो भी टीम से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि टीम कहने से नहीं करती है, वो करने से करती है। वो देखती है कि मेरे अपलाइन कह रहे हैं या कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, मैं मीटिंग में जाऊंगा तो मेरी टीम भी मीटिंग में जाएगी। मैं वीकली मीटिंग में जाता हूँ तो मेरी टीम भी वीकली मीटिंग में जाती है। तो 4 वीकली मीटिंग, 2 ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट की और एक बिजनेस की और एक सेमिनार। इसका एक नियम बनाया कि भैया हर 100 किलोमीटर में एक होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, शुरू करो। छोटा शहर है, नया शहर है, कोई बात नहीं, कोई और नहीं कर रहा, तुम अपने यहाँ पर वीकली मीटिंग शुरू कर दो, चाहे 2 लोगों से शुरू करो। धीरे धीरे जब दिन फिक्स होगा, फ्राइडे दिन फिक्स होगा, संडे दिन फिक्स होगा, ट्यूसडे, तो जो भी दिन आप चूज करोगे धीरे धीरे वो भरना शुरू हो जाएगा। तो दिन फिक्स कर दिए, डेट फिक्स कर दी। और इवन मेरी टीम के अंदर अगर मैं कोई नया शहर शुरू करता हूँ और वो वीकली मीटिंग नहीं करता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मैं उसे छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तूने आगे तो बढ़ना ही नहीं है, मैं तेरे पर अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करूं। या तो वीकली मीटिंग कर तो आगे बढ़ता रहेगा, अदरवाइज तू जिस 5, 10, 15 हजार रुपए कमाने के लिए आया है तो उतना तरीका तो मैं सिखा दूंगा, उससे आगे नहीं बढ़ने वाला। तो हर चीज को मैं डुप्लीकेशन के हिसाब से करता चला गया, सिस्टम बनाता चला गया, लोगों को सिस्टम में डालता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। और यही रीजन है कि आज हमारी टीम के अंदर जगत जी 9.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो बाइक चलाते थे आज BMW चला रहे हैं। जिनका अपना जॉब करने पर 19 साल के बाद भी किराए के घर में रहते थे, आज 1.25 करोड़ रुपए का घर है। अक्षय दत्ता जो स्टूडेंट थी, कॉलेज में जाती थी, सिर्फ 20 साल की भी नहीं थी, उसने ये बिजनेस को सीखा अपने पापा के कहने पर और उसको मीटिंग में जबरदस्ती मैंने डाला। उसके बाद आज की डेट में वो करीबन 9 लाख रुपए महीना कमा रही है। 8,87,000 रुपए का चेक आया है। 6 महीने से उसकी शादी हुई है, 6 महीने से उसने 15-20 दिन से ज्यादा काम नहीं किया। बहुत सारी खरीदारी करनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं। 6 महीने उसने काम नहीं किया और आज की डेट में 6 महीने के अंदर उसने 45 लाख रुपए कमाए हैं। 9 लाख रुपए महीने तक लगभग पहुंच चुकी है इस समय। आज जैगुआर चलाती है, अपने मम्मी पापा को घर दे चुकी है, उनको 2-2 गाड़ियां दे चुकी है, जिबड़ी बन चुकी है। वीरेंद्र परमार जिसको अभी 3 साल कुछ महीने हुए हैं और वो कहां तक पहुंच चुका है, 8 लाख रुपए महीने तक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि सब लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। सब लोगों में एक ही बात की है कि भैया बड़े सपने हैं तो बड़ा पालोगे, छोटे सपने हैं तो छोटे ही रह जाओगे। 8वीं पास वीरू लेडीज टेलर था और आज 5.25 लाख रुपए कमा रहा है और उसने अपनी वाइफ को 1 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट किया है। वाओ वाओ। तो मतलब जिसको भी देखो आज की डेट में वो आगे बढ़ता जा रहा है। आप एक टीचर हर्षिता अरोड़ा, ये जितने लोग मैं बता रहा हूँ इनमें नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। ये आम सिंपल इंसान, 8वीं पास वीरू, और आज के डेट में 5.25 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का घर अपनी वाइफ को दे चुके हैं। और अगर मैं हर्षिता की बात करूं तो वो टीचर 20,000 रुपए कमाती थी, मम्मी ने सिलाई कर करके अपने बच्चों को बड़ा किया और आज वो हर्षिता अपनी मम्मी को 1 करोड़ रुपए का घर दे चुकी हैं, 2-2 गाड़ियां दे चुकी हैं और 5 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। निशा गुप्ता जिनके हस्बैंड वाइस प्रेसिडेंट है HDFC में, कुछ करना चाह रही थी वाइफ निशा जी। क्यों करना चाह रही थी कि भैया टीवी देखकर कब तक लेडीज घर में बोर होती रहेंगी। पढ़ी लिखी, इंडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी होम मेकर हैं मैक्सिमम पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन सारा दिन घर को संभालती हैं, जो बहुत बड़ी बात है। कोई जेंट्स के बस की बात, ना रवीश जी, ना राजेश जी, ना अनूप जी, ना मनोज मलिक, किसी के बस की बात नहीं है ये तो महिला शक्ति बहुत बड़ी होती है, वही संभाल सकती हैं। और घर को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, सास ससुर को मैनेज करना, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, बच्चों की गैस को मैनेज करना, घर के राशन का ध्यान रखना, घर में कपड़ों का ध्यान रखना, पता नहीं कितने ध्यान रख लेती हैं। लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ कि उनके पास टाइम नहीं होता। टीवी का सीरियल पे आदत लग जाए तो उसके लिए टाइम निकाल लेती हैं। गपशप मारनी है, किटी पे जाना है, उसके लिए टाइम निकाल सकती हैं। तो अपने सपनों के लिए क्यों नहीं निकाल सकती? सपनों के लिए निकाल सकती हैं। यही निशा जी की मैं बात कर रहा था। उनके हस्बैंड HDFC के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये बिजनेस करना शुरू किया, अभी उनको 4 साल नहीं हुए और उनका चेक 5 लाख रुपए है। इस महीने वो GBD बनी है और साथ ही साथ में अपने हस्बैंड को ऑडी गाड़ी दे चुकी हैं, 1 करोड़ रुपए का घर दे चुकी हैं। तो सक्सेस की भरमार है हर एक जगह पर मोदी केयर में, जहां पर जो करना चाहे उसके लिए।
कोई कहता है मेरी एज ज्यादा है, तो हमारी टीम में 68 साल के SR वैद जी हैं, 2 लाख कमा रहे हैं। 60 साल के CP अग्रवाल जी हैं, वो 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो कौन कर सकता है? कोई भी, जेंट्स भी, लेडीज भी, छोटा भी बड़ा भी, 20 साल वाला भी, 40 साल वाला भी। सिर्फ चाहिए क्या? कमिटमेंट और पैशन। दोस्तों, डिसीजन हमने लेना है, लाइफ हमारी है, आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? क्योंकि जो बीत गया वहां से तो या तो मिलना है सुख या मिलना है सीख, लेकिन जो बची हुई जिंदगी है उसका पहला दिन आज है। आज से कमिटमेंट कर दीजिए और ई का जरूर ध्यान रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव, बड़े बड़े सपने, कमिटमेंट, डुप्लीकेशन, लेकिन ई के बिना ये सब कुछ ढह जाता है। वो ई है एथिक्स। जो काम करना है एथिकल करना है। दूसरा व्यक्ति अगर किसी भी टीम का है तो मोदी केयर का ना, अगर आप उसे छेड़ोगे तो आपकी टीम में भी कोई ना कोई किसी ना किसी को छेड़ रहा होगा, या आपके बंदे को भी कोई ना कोई छेड़ रहा होगा। और लेने वाले तो हमेशा भिखारी ही होते हैं। किसी और का लेना तो मतलब हम भिखारी हैं। देने वाला हमेशा राजा होता है, राजा। देने वाले बनो, वाह वाह वाह, सर्विस दो, बहुत सुंदर सोच। दूसरे को टाइम दो, दूसरों को सर्विस दो, दूसरों को प्यार दो, तो अपने आप ही आपकी टीम को भी प्यार मिलेगा, आपकी टीम में भी सर्विस मिलेगी। तो चॉइस हमारी है, एथिक्स से अगर काम करेंगे तो सब कुछ बड़ा होगा। और इन्हीं सोच के साथ में मैं काम करता चला गया, और डुप्लीकेशन के कारण लीडरशिप तैयार होती चली गई। और लीडर जब तक हम हर लेग के अंदर एक एक नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये बिजनेस के अंदर टॉप तक नहीं जाएंगे। या तो लीडर हमें मिलेगा या लीडर नहीं मिलेगा। क्या फर्क पड़ता है मिले या नहीं मिले? नेटवर्कर भी तो पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा था या बिजनेस कर रहा था, कहीं ना कहीं दुकानदार था। तो लाओ उसको और सिस्टम में डाल दो, कभी ना कभी वो आपकी तरह डुप्लीकेट हो जाएगा और आपकी तरह बड़ा लीडर बन जाएगा। तो लीडरशिप हमारे को निकालनी है, और लीडरशिप का फॉर्मूला यही है कि भैया उसे डुप्लीकेशन करना सिखा दो। मैं तो हर लेग के अंदर कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक लीडर मिल जाए, और एक लीडर से फिर भरमार हो जाए लीडर्स की। तो यही छोटे छोटे एक्शन लेते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और एक चीज मैं जरूर जानता हूँ कि फील्ड में जाए बिना बिजनेस नहीं होता। और आज की डेट में फील्ड है हमारा जूम। जूम पर जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों को लाइए, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो फील्ड में जाइए। और जितनी लोगों से मिलेंगे सारे हाँ नहीं करने वाले, क्योंकि ताश की 52 पत्तों के अंदर भी सारे के सारे इक्के नहीं होते। सिर्फ 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम होती हैं, बाकी सब होते हैं गुलाम या उससे भी छोटे। मतलब सारे लोग, बाकी लोग गुलामी करेंगे, और गुलामी की जिंदगी के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए की अपनी औकात को समझ लेंगे। औकात हमारी वो नहीं है जो लोगों ने बताया है कि तू 10वीं पास है, तू 12वीं पास है, तू ग्रेजुएट है, तू पोस्ट ग्रेजुएट है, तू इंजीनियर है, तू इतना कमा लेगा, तू अनपढ़ है तो इतना कमा लेगा, तेरी एज तो छोटी है, तेरी एज तो बड़ी है। औकात वो होती है जो हमारी सोच के हिसाब से बनती है। औकात अपनी बढ़ा हम खुद सकते हैं, डिसीजन हमने लेना है। अगर यही बात सोचता कपिल देव कि भैया 2 बारी क्रिकेट के बादशाह बन चुके हैं, वेस्ट इंडीज 2 बारी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो 1983 के अंदर उन्होंने कमाल ना किया होता। और एक बार तो बिल्कुल जब सेमीफाइनल के अंदर एंट्री थी, उससे पहले जिम्बाब्वे के मैच में तो बिल्कुल हालत ही खराब हो गई थी। 17 रन के ऊपर 5 आउट हो गए थे, और कपिल देव आए थे जो कैप्टन थे। और कपिल देव में एक ही बात हमेशा रही है, वो कभी हार नहीं मानते थे। उन्होंने वहां से चौके छक्के मारने शुरू किए, और एक टाइम था जब 78 रन के ऊपर 7 आउट हो गए थे। जब 140 के अंदर 8 आउट हो गए थे, तब भी वो डटे रहे और उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सिर्फ 138 बॉलों में उन्होंने 175 रन ठोक दिए थे। या बहुत बढ़िया। और वो मैच इंडिया जीता था, क्योंकि इंडिया 260 रन के आसपास बना गया था, और जिम्बाब्वे को 235 के आसपास आउट कर दिया था। उसी के कारण उनका सेमीफाइनल में एंट्री हुई, उसी के कारण उनकी फाइनल में एंट्री हुई, और फाइनल में वही वेस्ट इंडीज सामने खड़ा हुआ था, और इंडिया को सिर्फ 183 रन पे ऑल आउट कर दिया था। लेकिन कपिल देव हार कहाँ मानने वाले हैं? उन्होंने भी अपनी टीम से कहा भैया डू और डाई है, हमें डू और डू करना है। जब तक नहीं हारे तब तक हार क्यों माने? जबकि वेस्ट इंडीज को आउट करना, जहां पर रिचर्ड्स थे, जहां पर क्लाइव लाइट्स थे, वो आउट करना आसान था ही नहीं। और एक टाइम था जब उनके करीबन 55-56 रन बन गए थे और सिर्फ 2 आउट थे। और रिचर्ड्स ने एक बॉल को जब मारा
तो कपिल देव उल्टा भागे और उल्टा भागकर उन्होंने बहुत दूर भागकर एक कैच ली थी, जिस कैच को आज भी याद किया जाता है सबसे अच्छी कैच में, और उल्टा भाग कर लिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि कपिल देव में ये जुनून था, डू और डाई नहीं करना, डू और डू करना है। भाई यही मौका है वर्ल्ड कप हथियाने का। आज तक वर्ल्ड कप आया नहीं था और इंडिया से किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। 183 रन उनको बनाने नहीं दिए, 150 रन तक उनको बनाने नहीं दिए, उनको ऑल आउट कर दिया था 140 रन पर और वर्ल्ड कप लेकर आए थे। इसे कहते हैं लीडरशिप। यस। तो चॉइस दोस्तों आज हमारी है कि हमने लीडरशिप दिखानी है या नहीं दिखानी है। लॉकडाउन है तो क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में कोरोना है तो क्या हो गया, इंडिया के प्रधानमंत्री तो समझदार है, हम तो आज की डेट में अपने घरों में हैं, नेगेटिव होने की कोई जरूरत ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां लाखों लोग बीमार हो रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, हम अपने घरों में तो है, अपनी फैमिली के साथ में तो है, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारी हस्बैंड वाइफ हमारे साथ में तो है, तो हमें तो खुश होना चाहिए, स्वस्थ तो है। हमारे को देखने के लिए अभी आंखें हैं आपके पास, हमारे को सुनने के लिए कान है, तो भैया पूरा का पूरा शरीर सही सलामत है। और भगवान के आशीर्वाद से मोदी केयर जैसी कंपनी है जहां पर हर समय कुछ ना कुछ बढ़िया होता जा रहा है। हर समय वो हमारे को बैठने नहीं देते। जूम नहीं होता तो क्या करते हैं, देखो जूम हमारे सामने है। जब मैं छोटा बच्चा था घर में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, क्योंकि टेलीफोन क्या होता है हमें पता नहीं था। आज मोबाइल हमारे पास है, इंटरनेट हमारे पास है, तो सब चीज अच्छी है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में भगवान ने हमारे को मौका दिया है जहां पर भारत के अंदर लगभग 13.5 करोड़ लोगों की नौकरी छूटेगी अगले 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर। वहां पर हमारे को मौका दिया है भारत की इकोनॉमी को संभालने का। तो दोस्तों आज की डेट में हम सिपाही हैं कि घर में बैठकर देश को बचा रहे हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं। कल हम सिपाही देश की इकोनॉमी को संभालेंगे। तो सोच लीजिए दोस्तों, लीडरशिप निकाल लीजिए, अपने पर विश्वास कीजिए, और आपकी अपलाइन, आपकी लीडरशिप, उसको तो सैल्यूट है, उसको तो पूरा इंडिया सैल्यूट करता है। हर जगह मैं उनकी तारीफ सुनता हूँ। दिल के सभी बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अजीज हैं, और दोस्तों कीर्तिमान उन्होंने बहुत सारे स्थापित किए हैं। मैं ये चाहूंगा कि अपलाइन को फॉलो करो। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कंपनी के मालिक बहुत अच्छे हैं, उनकी बातों को देखो। उनकी जो डबल पीवी धमाका आ जाता है, कभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, कभी अभी इतना शानदार नया माइटी गार्ड लॉन्च हुआ है जिसमें हमारे को डिलीवरी की भी कोई चिंता नहीं है। इवन इस समय भी जब सारा इंडिया लॉकडाउन में है, हमारे घर में डिलीवरी आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों हर बुराई में अच्छाई ढूंढो, हर व्यक्ति के अंदर गोल्ड निकालने की कोशिश करो, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा सोचो और हर समय बड़ा सोचो। यही एक जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, यही हमारे को टॉप तक लेकर जाएंगी। मोदी केयर में टॉप आने वाली जगह पर कोई एक सीईओ नहीं बैठने वाला, यहाँ पर जीबीडीज की लाइन लगने वाली है। यहाँ पर हम जॉब नहीं कर रहे कि एक ही सीईओ होता है, यहाँ पर जीबीडीज हैं जिसकी लाइन लगने वाली है। आज भी 100 से ज्यादा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हजारों में होंगे, और उनमें से आपकी टीम के अंदर लाइन लगने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लीडरशिप आपके साथ में है वो आपको बैठने नहीं देगी और आपके सपने पूरे करवा कर रहेगी। तो दोस्तों कमिटमेंट आज लीजिए। घर में जाने के बाद रात को सोने से पहले सोचिए, मोदी केयर नहीं करेंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, जो आज लगभग 1500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, जिसके प्रोडक्ट्स पर गारंटी है, जो हमारे हित के लिए, हमारे सपनों के लिए, हमारी आजादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मोदी केयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी फैमिली के सपनों के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई मामा या चाचा या ताऊ आकर या दोस्त आकर हमारे को विदेश थोड़ी भेजेगा, हमारे को कारें थोड़ी दिलवाएगा, हमने खुद ही नहीं करना है। अभी मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है एमबीए में बेंगलोर में, मेरे बेटे का एडमिशन हुआ है एक्टिंग में, बीए इन एक्टिंग इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेज में, विस्लिंग वुड्स मुंबई के अंदर। तो अभी लॉकडाउन में पिछले 1 महीने के अंदर मेरे को लगभग 15 लाख रुपए जमा कराने पड़े हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने जमा करा दिए। तो लगभग 35-40 लाख रुपए उनकी फीस है। आना जाना, वहां पर होटल वगैरह लेना, उनका बाई एयर आना जाना, लगभग 50-60 लाख रुपए लगने वाला है। मुझे कोई चिंता नहीं है। तो दोस्तों आज ऐसा कुछ करो कि बच्चों के फ्यूचर की चिंता बिल्कुल नहीं हो, वो जो करना चाहे वो करें। मेरी बिटिया एमबीए कर रही है तो वो करना चाह रही है, मेरा बेटा एक्टिंग सीखना चाह रहा है, वो एक्टर बनना चाह रहा है, वो करे। मेरे कुछ रिलेटिव ने मजाक उड़ाना शुरू हुआ, ये एक्टर में पता है कितनी स्ट्रगल है। मैंने कहा किसमें स्ट्रगल नहीं है? वो कह रहे एक्टर नहीं बना तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मोदी केयर है।
टेंशन काहे की लेनी। एक्टर नहीं बनेगा तो मोदी केयर के अंदर जीबीडी बन जाएगा। मैंने कहा नौकरी करेगा तो भी उसने इंजीनियर में बनाओ तो भी मैं मोदी केयर में हूँ, वो एक्टर बनेगा तो भी वो मोदी केयर कर लेगा, नहीं बनेगा तो भी मोदी केयर कर लेगा। टेंशन काहे के लिए नहीं भैया, बड़ा सोचो और जहां पर बच्चों का पैशन है वहां पर लेकर जाओ, पैसा जितना भी लगे टेंशन मत लो, क्योंकि मोदी केयर है। तो दोस्तों आज ये भी कमिटमेंट लीजिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जब रवीश जी का चेक 2 करोड़ आएगा तब आपको समझ आएगी, जब अनूप जी अपनी बुगाटी लेकर आएंगे तब समझ आएगी, या राजेश जी जब अपना एरोप्लेन लेकर आएंगे तब समझ आएगी। वेट आप ही करोगे, लेट आप ही होंगे, आना तो है, आप नहीं आओगे तो आपके बच्चे आएंगे, तो डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप कमिटमेंट लेंगे, बढ़िया डिसीजन लेंगे और आज से शुरू हो जाएंगे। मुझे पता है आप शुरू हैं, लेकिन स्पीड को डबल करेंगे और अपनी फैमिली का सारे सपने पूरे करोगे और अपने अपलाइन के नाम को रोशन करोगे पूरे इंडिया में, और आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क को बढ़ाओगे, जीबीडी बनोगे और मिलेनियर बनकर दिखाओगे। 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर मंथ की आएगी अगर आपने ठान लिया तो, सोच लिया तो, गोल लिख लिया तो। थैंक यू वेरी मच मेरे को मौका देने के लिए। बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर हैं, उनके सामने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आज का दिन आपने मेरा सफल कर दिया। थैंक यू वेरी मच रवीश भाई, राजेश जी, उत्तम जी, अनूप जी, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, किसी का नाम हो सकता है मैंने नहीं लिया हो, ऑल क्राउन्स, आरबीडीज, जीबीडीज और सभी सुनने वाले सभी को मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। आप सबने मुझे मौका दिया और यहाँ तक मैं आया। एक चीज जरूर मैं बताऊंगा, मेरी अचीवमेंट, आज लगभग 15 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, आज मेरे घर में BMW आ चुकी है, आज 70 लाख रुपए की गाड़ी है, उससे पहले मैं ईटीओ एक ही साल में लिख चुका था। हमारी टीम में 150 गाड़ियां आ चुकी हैं, हमारी टीम में लगभग 100 लोग हर साल का मिलियन कमाना शुरू हो चुके हैं, मतलब 1 लाख या उससे ज्यादा पर मंथ कमाना शुरू हो चुके हैं। और यही बड़ी खुशी मिलती है कि हमारी अचीवमेंट शायद हम कहीं और भी शायद कर लेते, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद हमारे साथ में जब टीम के सपने पूरे होते हैं, जब टीम में हर लीडर आंखों में आंसू लेकर अपने सपनों को पूरा करते हुए दिखाई देता है, वो खुशी के आंसू हमारी सारी मेहनत को सार्थक कर देते हैं। वो उनकी दुआएं हमारी सारी मेहनत को सार्थक कर देती है। उनके